वी हैव स्टडीड कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ये हमने जाना कि अर्थक्वेक कैसे आता है। और क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि वॉल्केनो इरेप्शन क्या होता है, वो कैसे होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा। वॉल्केनो को भी देखा कि वॉल्केनो इरेप्शन कैसे होता है। और इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्केनो इरप्शन में क्या इरप्ट होता है। मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होता है और वो इग्नियस रॉक्स वगैरह फॉर्म करता है, ये हमने पढ़ा था। अर्थक्वेक के बारे में भी हमने देखा कि वो कैसे फॉर्म होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। अब देखेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस ये हो गया कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर होंगे, हमें उसके लिए हम क्या मेजरमेंट लेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे अर्थक्वेक के लिए। और जैसे अब अर्थक्वेक आ गया तो हमें कहाँ छुपना चाहिए, हम कहाँ छुपेंगे। तो सेफ स्पॉट, सबसे पहले हम सेफ स्पॉट ढूंढेंगे। हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हम बच सके। तो अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। मीन्स कि हम किचन काउंटर के नीचे यानी रैक और स्लैब जो होता है हमारा, हम उसके नीचे छुप सकते हैं। किसी टेबल और डेस्क के नीचे छुप सकते हैं और किसी कॉर्नर में या दीवार के मतलब जैसे ओट जो होता है उस पे छुप सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, हमें कहाँ कहाँ किन चीजों से दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ आग लग सकती है, जहाँ आग हो उससे दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनीज के आसपास जो एरियाज होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, ऐसी विंडोज जिसमें मिरर होती है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगी तो मिरर शैटर हो सकती है, टूट फूट हो सकती है, बिखर सकती है। एंड पिक्चर फ्रेम्स, जो पिक्चर फ्रेम हम घर में लगाते हैं उनसे भी हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ग्लास यूज होता है। बी प्रिपेयर्ड, हमें किन चीजों के लिए तैयार होना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्गस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। क्या है कि हमें अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली मेंबर्स को सभी को बता के रखना चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या मेजरमेंट करना चाहिए, क्या मेजर्स लेना चाहिए जब अर्थक्वेक आती है। तो इससे हम बिना घबराए हुए और कॉन्फिडेंटली अर्थक्वेक को फेस कर सकते हैं। नाउ मेजर लैंड फॉर्म्स। अब जो मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या क्या है और वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोशन। जो लैंडस्केप होता है हमारा, जो एरिया होता है लैंडस्केप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जमीन वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये चीजें हमेशा चेंजेस होती रहती हैं, इधर उधर होती रहती हैं। कैसे? वॉइस क्लियर नहीं है। सॉरी। वॉइस क्लियर नहीं है, जो आप बोली फिर रिपीट कर दोगे? Okay. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. अब landscape क्या होता है? landscape ऐसी जगह है जहाँ माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज है ना। तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस, ये इधर उधर होती रहती है। मतलब होता है कि कभी कभी बिल्कुल वो वैनिश हो जाती हैं, कभी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो ये चीजें दो प्रोसेसेस से होती हैं, जो ये वर्न अवे हो रही हैं लैंडस्केप की, ये दो प्रोसेस के थ्रू होती हैं, वेदरिंग एंड इरोशन। होता है कि कभी जहाँ नदी हो रही हो, कहीं कहीं तालाब फॉर्म हो जा रहा है, कभी नदी कहते हैं ना कि कटाव। अब देखो जैसे फ्लड आता है तो कहते हैं ना कि बहुत कटाव हो रहा है, पहले ये यहाँ जमीन थी, अब देखो यहाँ भी पानी आ गया। तो वो कैसे हो रहा है? वो इरोशन से हो रहा है, क्योंकि जो पानी वगैरह है वो बहा कर ले जा रही है उस जगहों को।
और वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग हो रहा है कि वो डिपोजिशन हो रहा है, मीन्स जहाँ पे पहले शायद पानी वगैरह था, पहले गड्ढा था वो भर गया, ठीक है। तो वेदरिंग क्या है? आप, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हमने पढ़ा था ना सेडिमेंटेशन वगैरह, पढ़ा था ना हमने अभी पहले पिछले क्लास में चैप्टर 2 में कि सेडिमेंटेशन क्या, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते थे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, हमने ये 3 चीजें पढ़ी। तो जो सेडिमेंटेशन होता है, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो जो फॉर्म हो रही है, यानी रॉक जो टूट रही है, जो रॉक्स हैं हमारी वो टूट कर अर्थ के सरफेस को फॉर्म कर रही हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं ये टूट फूट रहे हैं, तो इसे हम वेदरिंग कहते हैं। इरोशन क्या है? इरोशन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब क्या होता है कि जैसे फ्लड आ रहा है, ठीक है, फ्लड है, ये एरिया है, ये जो रिवर बैंक में रिवर के किनारे जो एरिया है ये है। अब यहाँ मान लो फ्लड आ गया, पानी का फ्लो ज्यादा हो गया, तो ये जब फ्लो ज्यादा होगा तो ये किनारे भी आ रहा है, ये इन एरिया को कवर कर रहा है और इन एरिया का कटाव शुरू हो गया, इन एरिया को काट के वो ले जा रहा है, तो ये इरोशन हो गया, इट्स इरोशन। दिस प्रोसेस इज इरोशन व्हेन लैंड इज getting when a land is wearing away by the water। अब ये तो यहाँ तो वाटर का एग्जांपल हो गया। अब विंड, विंड हो गया कि बहुत तेज धूल बड़ी आंधी आई, इधर से उड़ के मिट्टी इधर चली गई, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, वो भी हमारा इरोशन हो गया। अब आइस, जैसे एवलांच वगैरह आता है ना, एवलांच, या फिर जैसे आइस जब मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में आ रहा है तो वो भी इरोशन कर रहा है। तो ये सारे इरोशंस के एजेंट हैं। और इरोशंस के एजेंट क्या क्या हो गए? वाटर, विंड एंड आइस। द इरोडेड मटेरियल, जो इरोड हो रहा है मटेरियल, जो भी जैसे सॉइल है, जो भी लैंडस्केप में चीजें हैं, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि पेड़ पौधे भी गिर जाते हैं, वो भी बह जाते हैं, है ना। तो द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय और इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा। तो जो जिन चीजों का कटाव हो रहा है, जो चीजें कट रही हैं, जो चीजें बह रही हैं, वो वाटर या विंड के थ्रू इधर से उधर जाती रहती हैं और डिपोजिट होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बहती जाएंगी, बहती कहीं तो जाके वो डिपोजिट होंगी। जैसे मान लो मिट्टी का जो कटाव हुआ, जो नदी अपने पानी में मिट्टी बहा कर ले गई, इरोड करके ले गई, बट वो कहीं तो डिपोजिट करेगी, तो वो डिपोजिशन हुआ, वो डिपोजिट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो इरोशन हो रहा है और डिपोजिशन हो सकता है कि देखो यहाँ से मिट्टी नदी ने यहाँ से इरोड किया, ये सॉइल यहाँ से इरोड हुई, फिर बहते 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 फ्लो यहाँ पे शायद कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कम हो जा रहा है फ्लो रिवर का, तो यहाँ वो जो सॉइल है वो यहाँ डिपोजिट हो रही है। तो ये यहाँ से कट के आ रही है, यहाँ डिपोजिट हो रही है, यहाँ से कट के आ रही है, यहाँ डिपोजिट हो रही है। तो ये एक आइलैंड का फॉर्म ले लेगी, यहाँ डिपोजिट होके ये लैंडस्केप बन जाएगी। जब यहाँ पे मिट्टी बन जाएगा, एक जमीन बन जाएगा यहाँ पे, और ये लिथोस्फीयर बन जाएगा एक, यहाँ जो अपर सरफेस है अर्थ का ये बन जाएगा, यहाँ पे मिट्टी डिपोजिट होते होते। तो जब यहाँ मिट्टी आ गई तो यहाँ पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो कुछ बर्ड्स आ जाएंगी, तो ये पूरा इकोसिस्टम फॉर्म हो जा रहा है, ये पूरा लैंडस्केप फॉर्म हो जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि लैंडफॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है। लैंडफॉर्म इज यस मैम। वेदरिंग, इरोशन और डिपोजिशन, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस से एक लैंडस्केप हमारा क्रिएट होता है, एक लैंडफॉर्म हमारा क्रिएट होता है। अब नाउ वी आर रीडिंग अबाउट वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर का वर्क क्या है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अभी मैंने बताया
कि जो लैंडस्केप, जो बगल की जमीन है उसको काटते हुए आगे तक लेके जा रही है. When the river tumbles a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब किसी ऊंचाई से रिवर जैसे फ्लो करती हुई आ रही है और वो काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, जो स्टीप एंगल है, काफी ज्यादा ढलान है यहाँ, ये स्टीप है काफी, इससे ये आती हुई एक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रही है और ये किसी हार्ड सरफेस पे, हार्ड रॉक पे ये गिर रही है. यहाँ पे हार्ड रॉक होगा और उसके बाद जो स्टीप वैली फॉर्म हो रहा है, एक वैली यहाँ फॉर्म हो रहा है, स्टीप वैली फॉर्म, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. ये एक वाटरफॉल को फॉर्म कर रहा है. और वाटरफॉल जैसे नियाग्रा वाटरफॉल देखना, एमपी में एक, हमारे यहाँ एमपी में भी एक वाटरफॉल है, वो भी काफी फेमस है. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे वाटरफॉल झारखंड में, उत्तराखंड में, हर जगह कहीं ना कहीं. और अभी सीजनल जो नदियां बहती हैं जैसे रेनी सीजन में, तो अभी तो कितने सारे वाटरफॉल इमर्ज हो जाते हैं. तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे स्मॉल वाटरफॉल हैं. द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला. तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल है वेनेजुएला का. कहाँ पे है ये साउथ अमेरिका में है. साउथ अमेरिका में वेनेजुएला एक जगह है, वहां पे एंजल फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है. और दूसरे वाटरफॉल्स है नियाग्रा फॉल, जो कि लोकेटेड है यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में, ठीक है. फिर नॉर्थ अमेरिका में विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका. तो बहुत सारे फॉल्स हैं, अगर सर्च करेंगे हमें थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे. बट नियाग्रा फॉल और ये वेनेजुएला, सॉरी एंजल फॉल जो वेनेजुएला का है, ये काफी फेमस है ये दोनों. नियाग्रा फॉल तो रियली में बहुत खूबसूरत है, एक बार देखना उसको, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. नाउ as the river enters the plain, it twisted and turns forming large bends known as meanders. अब क्या है कि जैसे ही रिवर प्लेन में आती है, रिवर क्या है, रिवर कहाँ से इमर्ज होती है, माउंटेन से आती है. जैसे हम गंगा के बारे में बताऊंगी मैं तुम्हें कि गंगा नाम कहाँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ से गंगोत्री से ही गंगा बुलाते हैं हम गंगा को, नहीं. बहुत सारी नदियों से मिलती जुलती उसके बाद वो आके देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है. देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को गंगा नदी नाम मिला. तो वैसे ही वो अलग अलग माउंटेन से निकलती है, लाइक भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, अलकनंदा. तो फिर जब वो, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, ये मैं बताऊंगी कि गंगा नदी को कैसे नाम मिला गंगा, और वो कहाँ से गंगा नदी कहलाती है. इसके लिए एक दिन किसी दिन क्लास ले लूंगी मैं, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस मुझे याद दिला देना. फिर क्या है, तो जो रिवर एंटर कर रही है प्लेन्स में, जब वो प्लेन में आती है, यानी वो प्लेन एरिया में जब आ रही है माउंटेन से, तो वो टर्न्स करती है, वो टर्न कर रही है, वो फॉर्म कर वो टर्न करती रहती है. ऐसा तो नहीं है कि माउंटेन से आई और सीधी बस सीधी चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, नहीं. ये जो टर्न आ रही है, कभी कभी लार्ज बेंड हो जा रहा है, काफी ज्यादा घुमावदार हो जा रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे होते होते ये प्लेन्स में आ रही है. तो ये जो टर्न है, ये जो ये एरिया है, ये देखो ऐसे ये रिवर आ रही है, दिस इज द रिवर. यहाँ देखो, यहाँ तो इमेज में शो हो रखा है कि ये रिवर आ रही है ऐसे टर्न होते होते. ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज मेंडर्स. ये इस एरिया को मेंडर्स कहते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर. अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूअसली डिपोजिशन भी हो रहा है, इरोशन भी हो रहा है, मिट्टी हट भी रही है, मिट्टी डिपॉजिट भी हो रही है.
तो ये जो कंटिन्यूअस इरोशन और डिपोजिशन हो रहा है, तो क्या होता है कि जो एंड होता है मेंढर का, जो ये एंड लूप हो रहा है, ये धीरे धीरे क्लोजर आता जाता है और ये इधर क्लोजर आता गया। देखो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं ना, ये पहले यहाँ रहा होगा, ये जो है ये मेंढर रहा होगा और ये यहाँ रहा होगा, बट क्या हुआ, कंटिन्यूअसली ड्यू टू द इरोशन एंड डिपोजिशन ये जो है ये कट ऑफ होता गया और ये जो लूप है ये क्लोज, मेंढर जो है ये और क्लोज होता गया, ये नदी के साथ मिलता गया ये, और जो ये वाला जो मेंढर मेरा फॉर्म हो रहा है ये दूर होता गया, यहाँ डिपोजिशन काफी होता गया, यहाँ मिट्टी बैठती, यहाँ मिट्टी रुकती गई और ये जो एरिया था ये वाटर का ये थोड़ा सा दूर होता गया, तो इन दोनों में गैप आ गया ना। ये देखो यहाँ पे ये एक लेक फॉर्म हो गया और यहाँ ये डिपोजिशन हो गया जिसके कारण ये प्लेन सरफेस बन गया। तो ये जो डिपोजिशन होके और इरोशन और डिपोजिशन होके जो ये एक काइंड ऑफ लेक फॉर्म हो रहा है, ये लेक के जैसा जो फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक। इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्स के बो के जैसा दिखता है। ये जो ऑक्स होता है उसके पैरों के जो उसके पैरों में जो उसको हिंदी में खुर कहते हैं, उसके जैसा दिखता है। ये उसके पैरों के जो बो है उनकी तरह दिख रहा है ये ऑक्स के, इसीलिए इसे हम कहते हैं ऑक्स बो लेक। ठीक है। At times, the river overflows at its bank. This leads to the flooding to the neighboring areas. कभी-कभी क्या होता है, पानी जो होती है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है ये ओवरफ्लो होने लगता है, यानी जो बैंक है इसका, जो किनारा है इसका, ये उसके ऊपर से फ्लो करने लगता है। अब इसके कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है जगहों पे, होता है ना। अभी देख रहे हो बहुत बारिश हो रही है तो कह रहे हैं ना कि यूपी बिहार में बहुत बाढ़ आने वाली है, असम में बहुत बाढ़ आने वाला है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो बाढ़ आने लगती है, तो ये अपने बैंक से ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है नदियां। As it floods, it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. अब क्या हुआ कि जब पानी कम हुआ, ये तो जब बाढ़ आई, फ्लड आया, तो बहुत अब से पानी तो नहीं आती ना। कभी देखा है तुमने कि फ्लड आया हो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर रहा हो? नहीं, वो हमेशा अपने साथ कुछ सॉइल लेकर आती है, कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती है, मिट्टियां लेकर आती है। और फिर क्या होता है, जब बाढ़ का पानी सूखता है, ऐसा तो नहीं है कि आया और चला गया, इट्स नॉट लाइक अ टाइड। टाइड की तरह तो नहीं होता ना कि पानी आया और फिर पानी चला गया, नहीं, वो पानी आता है और फिर वो पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, सूखता जाता है। तो वो पानी तो सूख गया, वो पानी तो कम होता गया, लेकिन जो सॉइल साथ में आई उसके, जो फ्लड के साथ में सॉइल आई, जो सेडिमेंट्स आए, जो वो डिपॉजिट्स हो गए वहां, वो जो प्लेन एरिया है वहां आके डिपॉजिट हो गए और वो काफी फर्टाइल होता है। वहां जो है क्रॉप अच्छे से, कहते हैं ना कि गंगा के किनारे जितनी भी एरियाज हैं वो वहां वो काफी फर्टाइल लैंड होते हैं, बहुत अच्छे से। या सिर्फ गंगा ही नहीं, किसी भी रिवर को ले लो, पहले जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे वो क्यों रिवर बैंक में रहते थे? क्योंकि वहां की लैंड फर्टाइल होती थी। एक तो उन्हें उनका कम्युनिकेशन इजीली होता था, लैंड फर्टाइल होती थी, और साथ में उन्हें पीने के लिए पानी वगैरह भी मिलती थी, तो सारी, इसीलिए वो नदी के किनारे रहते थे। तो वही होता था, हुआ कि जब बाढ़ आई तो वो लैंड काफी फर्टाइल हो गया ड्यू टू द सेडिमेंट्स एंड सॉइल व्हिच रिवर ब्रिंग विद हर व्हेन देयर इज अ फ्लड। तो इसके कारण फ्लैट जो है वो फर्टाइल हो गया एंड दैट इज नोन एज फ्लड प्लेन। क्योंकि वो प्लेन किसके थ्रू बना? जो फ्लैट फर्टाइल लैंड बना वो फ्लड के कारण बना, सो दैट इज नोन एज फ्लड प्लेन। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। जो रेज्ड बैंक है, जो बढ़ गई, जो किनारा था वो बढ़ गया उसका, उसको हम लेवीज कहते हैं।
As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. जैसे जैसे नदी के नदियां जो है वो समंदर की तरफ बढ़ती हैं, तो उनकी जो फ्लो है, उनका जो ये वेलोसिटी है, उनका जो फ्लो है वो कम होता जाता है। वो स्पीड जो है रिवर का वो कम होता जाता है, फ्लो वो ठहराव आने लगता है। ऐसा नहीं कि जितना फ्लो माउंटेन पे है, देखना माउंटेन में कुछ ज्यादा फ्लो होता है। अगर हम नॉर्मली गंगा को ले ले, तो जब वो माउंटेन रीजन में है, जब वो देवप्रयाग से आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो वहां बहुत ज्यादा फ्लो है। इतना करे वाटर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह ये सारी चीजें होती है ना ऋषिकेश में। क्यों? क्योंकि वहां फ्लो ज्यादा है, स्टीप ज्यादा है, फ्लो ज्यादा। उसके बाद प्लेन में आती है, तो प्लेन में उतना स्टीप नहीं होता जितना माउंटेन रीजन में होता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो अप्रोच करती है सी की तरफ, जैसे जैसे वो समंदर के नजदीक बढ़ती है, तो वहां और उसमें ठहराव आता है, उसका फ्लोनेस और कम होता जाता है। And the river begins to break up into a number of streams called distributaries. अब देखो substitutaries और distributaries, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंसेस देख लेना, खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगी। क्योंकि ये मैंने सब्स्टिट्यूटरी भी पढ़ाया है, और सब्स्टिट्यूटरी यूज हुआ था हिस्ट्री में, और अब पढ़ो डिस्ट्रीब्यूटरी में। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हो गया कि बहुत एक रिवर आई, जो मेन रिवर आई, वो जब समंदर के पास बढ़ रही है, जब वो समंदर से जाके मिल रही है, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, मतलब ऐसा नहीं कि रिवर जो है वो आई और सीधे आके सी में मिल जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। रिवर आ रही है और वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, छोटी छोटी धाराओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, और तब आके वो समंदर में मिल जा रही है। तो इसे हम, जो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ये इतनी धीरे हो जाती है कि यहाँ जो भी इसका लोड हुआ, जो भी सेडिमेंट्स हुए, जो भी सॉइल है, वो डिपॉजिट होते जाते हैं। ये डिपॉजिट, और सारे डिपॉजिट जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म है, इनका अपना माउथ होता है। ये देखो, सबके अपने अपने माउथ हैं। जितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी, उनके सबके अपने अपने माउथ हुए, वो सब अपने अपने माउथ से जाके यहाँ पे मिल रही है सी में। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। ये देखो, ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है, ये डेल्टा फॉर्म हुआ। जितने भी माउथ बने, जो भी जाके मिल रहा है समंदर से, उनके आसपास एक डेल्टा फॉर्म, सभी अपने अपने डेल्टा फॉर्म कर रही हैं। देखो यहाँ कितने सारे डेल्टा फॉर्म हो गए। ये देखो, ये डेल्टा फॉर्म हुआ, ये डेल्टा फॉर्म हुआ। वन माउथ, यहाँ इसका अपना माउथ है। एक डेल्टा ये फॉर्म है, एक डेल्टा ये फॉर्म है, एक डेल्टा ये है, ये है, ये सारे डेल्टा वो फॉर्म करती है।